नमस्कार दोस्तों। आज स्वागत है आपका एजुकेशन मैट चैनल में। आज हम लोग कल उत्तर प्रदेश के बांदा की गुफाओं को देख लिए थे, मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज जो भारत की अन्य छोटी मोटी गुफाएं हैं जिससे कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, वैसे बनते तो नहीं है लेकिन कभी भी बन सकते हैं, जैसे छोड़ भी नहीं सकते, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम लोगों की हेडिंग रहेगी भारत के अन्य प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं। सही से चल ही नहीं रहा। भारत के अन्य प्रागैतिहासिक 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 कालीन गुफाएं या गुफाओं के चित्र, गुफाएं और चित्र, जिसमें पहला हम लोगों का हो जाएगा चक्रधरपुर गुफा। एक गुफा है, नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो जान लीजिए, चक्रधरपुर गुफा। यह गुफा सन 2000 से पहले बिहार राज्य के अंतर्गत आती थी। सन 2000 में जब बिहार से झारखंड राज्य तोड़ के बनाया गया तो एक गुफा झारखंड में चली गई, और इसी गुफा को असित कुमार हल्दर ने इस गुफा को असित कुमार हल्दर, जो बंगाल से लिखित है, असित कुमार हल्दर ने इसको 300 ईस्वी पूर्व का बताया। कितना का बताया, यानी कि इन्होंने कहा यह गुफा 300 ईसा पूर्व की है। कौन? चक्रधरपुर गुफा। तो इससे क्वेश्चन बनेगा, चक्रधरपुर गुफा कहाँ है? झारखंड में है। पहले बिहार में थे लेकिन अब ये झारखंड राज्य में है। दूसरी हम लोगों की श्रेणी में एक गुफा है काबरा पहाड़ी। काबरा पहाड़ी पीजीटी में मिलान में आया है। काबरा पहाड़ी रायगढ़ के सिंघनपुर गांव के निकट स्थित है। रायगढ़ के सिंघनपुर गांव के निकट है। और अब रायगढ़, जैसा कि हम लोग पता है, रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। सीजे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। एक इसी में और एक इसी श्रेणी में एक और वहीं पे गुफा है, बोतालदा। बोतालदा ये भी कहाँ है? रायगढ़ में। रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये गुफाएं हो गई चक्रधरपुर झारखंड की, बोतालदा रायगढ़ में, और काबरा पहाड़ी भी रायगढ़ छत्तीसगढ़ सिंघनपुर गांव के निकट। और एक एमपी की गुफा है, बहुत ही फेमस गुफा, जिसका नाम है शिवपुरी गुफा। कौन सी गुफा? शिवपुरी गुफा। यह एमपी के मुरैना जिला के अंतर्गत आती है। और एक कहाँ है? शिवपुरी ने शिवपुरी नहीं बता, सियोरपुर है। सियोरपुर, हम शिवपुरी लिख दे। सियोरपुर गुफा सियोरपुर गुफा। ये एमपी के मुरैना, हम शिवपुरी बोल दिए थे, सियोरपुर गुफा है। सियोरपुर गुफा जो है एमपी के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर में स्थित है। ठीक, यहाँ से कला के लगभग 25,000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। सियोरपुर गुफा से 25,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कला के 25,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले, और इसकी खोज प्रोफेसर द्वारिकेश ने की थी। कौन इसकी खोज किया है? प्रोफेसर द्वारिकेश। ठीक, इनको डीपी द्वारिकेश का पूरा नाम डीपी द्वारिकेश।
ठीक। डीपी द्वारकेश, इन्होंने इसका खोज किया, और जब खोज किया तो जो चित्रों की इन्होंने खोज किया तो उस चित्र का नाम दिया गया शिकार एवं शिकारी। जिन चित्रों की खोज किया द्वारकेश जी ने, उन चित्रों को नाम दिया गया शिकार एवं शिकारी। शिकार एवं शिकारी नामक चित्र कहाँ की पहाड़ी में है? ये श्योरपुर, मुरैना जनपद के अंतर्गत आता है। वहाँ पे 25,000 ईसा पूर्व के चित्र हैं। शिकार एवं शिकारी, प्रोफेसर डीपीएस द्वारकेश ने इसकी खोज किया था। अब यहीं पे एक छोटी गुफा है, शिवपुरी गुफा है, इसी को हम बोल दिए थे उस बार, श्योरपुर को शिवपुरी। शिवपुरी गुफा ये ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। ग्वालियर, ग्वालियर में, ग्वालियर आपके एमपी में है शिवपुरी गुफा। अब इतनी छोटी छोटी ये सब गुफाएं थी जो प्राचीन काल के अंतर्गत आती है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कालीन विशेषताएं क्या हैं? सभी को पता है विशेषताएं क्या हैं, और इस विशेषता को कभी मत भूलिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं आखेटक ही था, आखेट था यानी कि शिकार था। विशेषताएं क्या हैं? आखेट। क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन मानव असभ्य था, उसे खेती करने नहीं आता था, उसका मुख्य साधन, जीने का मुख्य साधन था आखेट, वो जानवरों का शिकार करता था, और इसलिए प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र बनते थे उसके मुख्य विशेषताएं क्या थी? आखेट ही रही हैं। ठीक। और उसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो चित्र मिले हैं, मानव जहाँ रहता था वहाँ कम मिले हैं। मानव जहाँ रहता था वहाँ पे कम चित्र मिले हैं, वहाँ पे कम चित्र मिले हैं। इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस जमाने में भी जो चित्र बनाए जाते एकांत में बनाए जाते थे, यानी कि एकांत में चित्र रचना करना ये आज का नेचर नहीं है, हम लोगों के पूर्वज ही ऐसा करते थे। तो मानव जहाँ रहता था वहाँ पे ऐसे चित्र कम मिले हैं, और जहाँ पे नहीं रहता था यानी एकांत में, ऐसी ऐसी गुफाओं पे जहाँ मानव नहीं रहता था वहाँ पे ये चित्र बनाया है। तो उसके आनंद, उसकी विशेषता क्या है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की? आखेट, क्योंकि उसे आखेट करना जानता था, उसे संबंधित चित्र बनाता था। ठीक। और जैसा कि हम बताए चुके कि वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे कम चित्र मिले, और जहाँ नहीं रहता था वहीं पे एकांत में ही वो अपने चित्र बनाता था, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति एकांत में स्वतंत्र रूप से करना चाहता था, और वहीं पे ही वो अपनी करता था। इसलिए जब भी हम लोग गुफा देखेंगे वहाँ रहने के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को शिकार के चित्र मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, रहने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन चित्र हम लोगों को वहाँ पे आखेट के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने अभिव्यक्ति एकांत में करता था। और विशेषता क्या थी उसकी? प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की आखेट। आखेट मतलब शिकार। कुछ लोग होंगे कि आखेट क्या है? आखेट क्या है? शिकार। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी और पीजीटी में बन चुका है। अब हम लोग देखें प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के चित्र बनाने के भी कोई न कोई कार्य अगर होता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है, एक निहित उद्देश्य के अंतर्गत ही वो कार्य किया जाता है। उस समय के मानव जो चित्र बनाते थे, आखेट के चित्र बनाते थे, उनका भी कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा ना कि मैं ऐसा चित्र क्यों बना रहा हूँ। तो पहले के जो चित्र जब लोग बनाते थे तो पहले ही बता चुके कि उनका मेन विशेषता क्या थी? आखेट थी, यानी कि वो शिकार के चित्र बनाते थे। लेकिन अब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उनका ये था, उनका मानना था कि अगर हम लोग जानवरों का चित्र बनाएंगे, उसके कुछ लोग मानते हैं कि अगर उनके दिमाग में रहा होगा कि अगर हम जिस जानवर का चित्र बना रहे हैं
वह शिकार हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। यानी वो जादू टोने में भी विश्वास करते थे। मतलब अगर हम बैल का, महिष का, हिरण का, कोई भी कोई भी अन्य जानवर रख लीजिए कि अगर उसका वो चित्र बना रहे तो उनके मन में भावना रहती थी कि अगर इसका चित्र हम बनाएंगे तो ये चित्र हमें आसानी से मिल सकता है। यानी कि उस समय भी लोग जादू टोने में विश्वास करते थे। एक और कारण हो सकता है, जहां तक उम्मीद है, हो सकता है कि ये जब भी हम लोग देखें कि एकांत में बनाए अपने स्वतंत्र व्यक्ति किए हैं, ये भी माना जा सकता है कि ये जानवरों के चित्र बनाते थे तो हो सकता है वहां पर प्रैक्टिस करते हों। शिकार का चित्र बनाए और बना दिए कि ये सुअर है या ये भैंस है, हम लोग अभी नाम दे उस समय जिस नाम से वो जानते हो, जिस जानवर का चित्र वो बनाए, अब वो बना दिए, अपने सारे शिकारी गुट को इकट्ठा किए और हो सकता है उस पर वो प्रैक्टिस करते हो। तुमको इसको इधर से घेरना है, इसको इधर से। आप जब भी देखेंगे कि उस समय के जो भी चित्र बने हैं, मान लीजिए कोई भी चित्र ऐसे जानवर मान लीजिए, अब यहाँ पे एक मानव होगा, फिर ऐसे ही उस समय के चित्र बने हैं और ये हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये अब एक घेर के इस पे प्रैक्टिस करते थे। यानी वो चित्रों के माध्यम से शायद वो समझाना चाहते थे कि कौन इस जानवर को किस तरह से बर्छी से छेदेगा, कौन पत्थर मारेगा, कौन तीर चलाएगा। तो इनका एक ही उद्देश्य ये भी हो सकता था कि शायद वो ट्रेनिंग करते रहे होंगे जानवरों पे, इन जानवरों को ऐसे घेरना हो और ऐसे मारना है। या एक चीज और हो सकती है कि उनका ये मानना हो कि अगर इस चित्र को हम बनाएंगे तो ये जानवर हमको आसानी से मिल जाएंगे। या तो उनका उद्देश्य जादू टोना रहा होगा, या तो हो सकता है प्रैक्टिस। अब उस समय के लोग जाने, लेकिन उम्मीद यही जताई जाती कि या तो जादू टोने में विश्वास करते थे या तो प्रैक्टिस करते थे। तो ये तो हो गया उद्देश्य। अब वहाँ उद्देश्य के बाद एक और चीज वहाँ हम लोगों को देखने को मिलती प्रागैतिहासिक कालीन में। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में एक और चीज मिलती कि आश्चर्य है इस बात का, इसको ऐसे लेकर हेडिंग डाल देते हैं, आश्चर्य का विषय, कोई मतलब तो नहीं लेकिन डाले आश्चर्य का विषय। आश्चर्य का विषय ये है कि उस समय का मानव के पास न घर था, न कोई अन्य संसाधन थे, वो हमेशा प्रकृति के साथ था, प्रकृति की गोद में रहता था। फिर जब इतनी सारी चीजें होते हुए भी प्रकृति के सानिध्य में ही था, कृत्रिम चीज उसके पास उपलब्ध नहीं थी, फिर भी वो चित्रों का चित्र बनाया है। लेकिन आप उन चित्रों में देखेंगे कि मानव ने कभी सूर्य को नहीं बनाया। प्रागैतिहासिक कालीन, ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में सूर्य आपको नहीं मिलेगा, चंद्रमा नहीं मिलेगा, जबकि देखे रहे होंगे सूर्य नहीं मिलेगा, चंद्रमा नहीं मिलेगा, पृथ्वी का चित्र नहीं मिलेगा, आकाश का नहीं मिलेगा, आकाश का नहीं मिलेगा आपको, जलप्रपात, नदियां, आदि, तूफान, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको। आदि लिख लीजिए, जलप्रपात, जलप्रपात, आदि, जलप्रपात, नदी, तूफान, बर्फ, ईटीसी यानी प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक आपदाएं का गॉड गिफ्टेड जितनी भी चीजें मिली उन सभी का इन्होंने उपभोग किया, लेकिन इन्होंने उसका चित्र नहीं बनाया। आश्चर्य का विषय कि आखिर ऐसा क्यों था। न वो अब उनको ज्ञान तो रहा होगा, लेकिन शायद इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इससे हम लोग इस उद्देश्य पे पहुंचते हैं कि उनका मेन जो विशेषता थी, उनकी जो विशेषता मेन थी, यानी उनकी जो सोच थी, सोच सिर्फ इतनी थी कि हमको सिर्फ शिकार करना है, और वो शिकार कैसे मिलेगा, उस पर ट्रेनिंग करना है, जादू टोना के माध्यम से मिले चाहे जैसे, तो सिर्फ वो शिकार पे ही उनका जीवन केंद्रित था और ये सब चीजें नहीं बनाए। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने क्या नदियों का, सूर्य का, चंद्रमा का या प्रकृति से संबंधित चित्रों का बनाया है, तो नहीं बनाया। यानी प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त चीजों का चित्र उस समय के मानव ने नहीं बनाया, न सर्दी, गर्मी, आदि, तूफान
नदियां जलप्रपात किसी चीज का नहीं बनाया। अब हम लोग आते हैं रेखा। वो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की में क्या रेखा का क्या महत्व है? हाँ, तो देखते हैं हम लोग रेखा। रेखा जो है, रेखा प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, आज से नहीं, प्रागैतिहासिक काल से। यहाँ के चित्रों में पहले रेखा से ही चित्र बनाया जाता है, बाद में रंग भरा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में पहले भी जो चित्र बनाए जाते हैं तो पहले रेखा से, यानी किनारे किनारे रेखा बनाई जाएगी, उसके अंदर सपाट रंग भरे जाएंगे। तो भारत की जो चित्रकला है वो आज भी रेखा प्रधान है और पहले भी रेखा प्रधान थी। ठीक, तो पहले क्या थी, आज क्या है? पहले पहले जो थी थोड़ी मोटी रेखाएं थी। आज के टाइम में क्या है? आज के समय में सूक्ष्म हो गई हैं। आज के समय में सूक्ष्म हो गई हैं, यानी कि भारत प्रागैतिहासिक कालीन ये चीज ध्यान रखेगा कि आज के समय में थोड़ी सूक्ष्म रेखाओं से चित्र बन रहे हैं, पहले थोड़ा उनके पास संसाधन नहीं थे तो इसलिए मोटी रेखाओं से बनते थे। ठीक, और इन जो इनकी रेखाएं थी, इसमें इन रेखाओं में उस समय के लय लय गति और शक्ति थी। उस समय के भी रेखाओं में लय गति और शक्ति थी, जो आज भी है। आज भी है, लेकिन उस समय में भी ये लय गति और शक्ति रहती थी। ठीक, और प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे सूक्ष्म रेखाओं से भी चित्रांकन हुआ है। सूक्ष्म रेखाओं से भी चित्रांकन किया गया है। आज इतनी सूक्ष्म नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से भी प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं उसमें भी रेखाओं का प्रयोग जो किया गया थोड़ा सूक्ष्म रूप से किया गया, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे मोटी रेखाओं का भी प्रयोग हुआ, लेकिन वो अब इतने सारे चित्र उपलब्ध नहीं, लेकिन जितने उपलब्ध हैं उनमें हम देखेंगे सूक्ष्म रेखाओं का भी चित्रांकन किया गया है। ये हो गई हम लोगों की रेखा। और एक चीज और आपको बता दें, भारतीय चित्रकला, जो पहले ही बता दें, भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान है। पाश्चात्य चित्रकला क्या है? चलिए लिख देते हैं, भारतीय चित्रकला क्या है? भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान। पाश्चात्य चित्रकला क्या है? पाश्चात्य चित्रकला छाया प्रधान है। पाश्चात्य चित्रकला छाया प्रधान। ये हो गई विशेषताएं। ठीक, अभी और इसके बाद हम लोग देखेंगे रंग। रेखा हो गई, अब हम लोग देखेंगे रंग। ये सारी चीजें प्रागैतिहासिक काल के विषय में चर्चा की जा रही है। इसमें थोड़ा बहुत आज से संबंधित चीजें भी मैं बता दे रहा हूँ कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, पाश्चात्य चित्रकला छाया प्रधान है। इन सब चीजों को देखते रहिएगा। हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि अजंता में जाएंगे तब भी बताएंगे, लेकिन आज भी बता दें, अजंता में कितनी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है? हमें अगर जानकारी हो तो बता दीजिए, नहीं तो अजंता में हम जाएंगे तो बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं रंग। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में मुख्यतः हम लोग देखेंगे 3 रंग। कौन कौन से रंग? मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। अब ये 3 रंग कौन कौन से हैं? काला, सफेद, पीला। काला, सफेद, पीला
लाल। अच्छा, 3 रंगों का प्रयोग किए हैं। हाँ, मुख्यतः तो 3 रंग है, लेकिन ऐसे पीला भी आ जाता है। मुख्यतः 3 रंगों का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन काला, सफेद, पीला, लाल, इस 4 चीजों को याद रखिएगा। लेकिन मुख्यतः कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? 3 रंगों का। लाल, काला और पीला, मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग किया गया। वो 3 रंग कौन कौन से हैं? अच्छा, इसको एक जगह सीक्वेंस में हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ऐसे तो 4 रंग हैं, लेकिन मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें आपका हो जाएगा पहला 3 रंग कौन कौन से? लाल रंग, लाल रंग हो जाएगा या आपका काला रंग हो जाएगा और पीला रंग हो जाएगा। काला रंग, लाल, काला और पीला रंग। ये रंग हो गए 3, मुख्यतः 3 रंग हैं। और वैसे सफेद तो धरातल में उस समय के पत्थर सफेद है, तो सफेद में किस श्रेणी में आ जाएंगे। अब ये लाल, काला और पीला रंग मिलते कहाँ से थे उस समय के लोग? पाते कहाँ से? तो लाल रंग हम लोग देखते हैं कि लाल रंग उस समय गेरू से प्राप्त किया जाता था। गेरू से प्राप्त किया जाता था, किया जाता था। लाल रंग हो गया हम लोगों का, पीला हो गया। लाल हम लोगों का जो कि गेरो से। अब हम लोग देखते हैं काला रंग। काला रंग, काला रंग कोयला से प्राप्त किया जाता था। किस चीज से? कोयला से प्राप्त किया जाता था, यह जाता था। काला रंग हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखेंगे सफेद रंग। सफेद रंग ये चूना से प्राप्त किया जाता था। चूना से प्राप्त किया जाता था। सफेद रंग हो गया। पीला रंग संख्या से प्राप्त किया जाता था। पीला रंग, संख्या है, पत्थर है। पीला रंग संख्या, संख्या से प्राप्त किया जाता था। ये हम लोगों का रंग हो गया कि कहाँ कहाँ से मिला है। काला रंग कोयला से प्राप्त किया जाता था, सफेद रंग चूना से प्राप्त किया जाता था, पीला रंग संख्या से प्राप्त किया जाता। संख्या क्या है? एक पत्थर है। ठीक। और इसमें सर्वाधिक प्रयोग प्रागैतिहासिक कालीन में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? सर्वाधिक प्रयोग, इसको एक जगह लिख लीजिएगा। सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग ये लोग करते थे लाल रंग का। और लाल रंग हम जैसा बता चुके हैं किस चीज से मिला है? गेरू से। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल के मुख्यतः कौन से रंग है? 3 रंग, लाल, काला, सफेद। ठीक। और बाद में पीले रंग का भी प्रयोग किया गया, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग होता है लाल रंग का। लाल रंग किससे प्राप्त होता है? गेरू से प्राप्त होता है। ये हो गए हम लोगों की प्रागैतिहासिक काल के रंग। कौन कौन से रंग प्राप्त किए जाते थे, कहाँ कहाँ से मिलते थे, किनका प्रयोग होता था। अब ये रंग बनाए कैसे जाते थे और रखे कहाँ जाते थे, अब इस पे ध्यान दीजिए।
जैसा कि हम बताएं, प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। और प्रागैतिहासिक काल का मानव जो था रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाता था। चर्बी रंगों में वो किस चीज का प्रयोग करता है? रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाता था। भैया जानवरों की चर्बी क्यों मिलाता था? जानवरों की चर्बी मिलाने से रंगों की चमक बढ़ती थी, इसलिए वो अपने रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाता था। और रंगों के रखने के लिए वो जानवरों के पुट्ठों, या इसको आप ठुड्डे भी बोलते हैं, जो था वो पुट्ठों को जो कटोरी नुमा आकृति होती है, उस कटोरी नुमा आकृति में वो जानवरों के पुट्ठों में वो क्या कर रखता था? रंगों को रखता था। कौन? प्रागैतिहासिक कालीन मानव। जानवरों के रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाता था और रंगों को जानवरों के पुट्ठों में रखता था। अब वो ब्रश कौन सा प्रयोग करता था? भाई अगर वो रंग बनाया है तो उसका भी तो प्रयोग करेगा। कैसे प्रयोग करेगा? उस समय ब्रश का तो आविष्कार था नहीं। उस समय का मानव बांस की कूची बनाता था। बांस की कूची यानी कि बांस के पतली पतली, जिसको गांव की भाषा में कैन बोलते हैं, तो बांस की कूची का वो प्रयोग करता था। उस कूची को, बांस को कूच के एक कूची की तरह बनाता था और उसी से वो ब्रश का काम लेता था। सब ठीक, उसका सबसे अच्छा माध्यम बांस ही था। प्रागैतिहासिक कालीन मानव का सबसे अच्छा माध्यम बांस था। अब उसका ये हो गया। अब उसका धरातल क्या रहा होगा? धरातल तो पता ही सभी लोगों को। धरातल उसका गुफाओं की दीवारें थी। क्या थे? गुफाओं की दीवारें थी। उस समय का मानव के धरातल सबसे बढ़िया गुफाओं की दीवारें थी। चित्र बनाने के लिए उसका सबसे बढ़िया धरातल गुफाओं की दीवारें थी। ठीक, ये चीजें हो गई हम लोगों के प्रागैतिहासिक कालीन चित्र कला और उसकी विशेषताएं और उसका उद्देश्य लगभग समाप्त हो गया। ठीक, अब एक चीज और जाते जाते हम आपको समझा दे रहे हैं कि धरातल और अंतराल। धरातल उसका गुफाओं की दीवारें थी। अंतराल क्या होता है आगे भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन बता दे रहे हैं। अंतराल होता क्या है? चित्रकार का कार्यक्षेत्र। चित्रकार का कार्य क्षेत्र, मतलब ये पूरा धरातल हो गया और इतने के अंदर मैं चित्र बना रहा हूं। जितने अंदर पूरे धरातल के अंदर जितना मैं एरिया कवर किया हूं, उसके अंदर जो चित्र बना रहा हूं वो हमारा हो जाएगा अंतराल। यानी कि चित्रकार का कार्य क्षेत्र हो जाएगा उसका अंतराल, और जिसपे वो बना रहा है वो हो जाएगा धरातल। ठीक।